आपने देखा होगा जो ये भव्य और अद्भुत दृश्य सामने आते हैं कि किस तरह सभी भक्त जो हैं भगवान जगन्नाथ का सुभद्रा जी का भगवान बलभद्र का रथ जो है वो खींचते हैं। और ये वाकई में बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है अगर आपको रथ खींचने का मौका मिले, यानी कि जीवन में एक बार ये आपको भी अनुभूति लेनी चाहिए। दुख दर्द दूर हो जाते हैं, भगवान की आस्था में लीन होकर किस तरह भक्त जो है उनका उल्लास, उनका आनंद छलकता है, वो कल आप दृश्यों में देखेंगे ही। और अति आनंदित तो हम भी हो जाएंगे वो दृश्य देखकर, लेकिन फिलहाल मन अति सुंदर की ओर बढ़ते हैं। आसमान को जमीन से मोहब्बत है तो हवाओं को घटाओं से और फूलों को खुशबू से, तो राधिया को बस प्रथम से मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। इश्क का इजहार प्रथम राधिया से इस तरह से करेगा ये हमें भी गुमान नहीं था, मगर आज पहली बार प्रथम ने इतना खर्चा किया है राधिया के लिए। कैंडल से फूलों से सारा कमरा सजा रखा है क्योंकि उसकी जिंदगी में राधिया जब से आई है तब से प्रथम की जिंदगी महकने लगी। उसी चीज का शुक्रिया अदा करना चाहता है प्रथम थैंक यू बोलकर। यही नहीं, उसने आज तो तोहफे में राधिया को एक सुकून का ब्रेसलेट भी दिया है। मगर राधिया को ये अच्छा नहीं लगा कि आखिर प्रथम ने राधिया को थैंक यू क्यों बोला, बल्कि वो तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के वीर से मोहब्बत करती है। आधे तो कॉफ़ी बनाने गई हैं पर रूम में आके उन्हें पता चलता है कि प्रथम ने बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ प्लान किया है, उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं, उनको एक नया ब्रेसलेट देते हैं सुकून का, जैसे उनके मम्मी पापा ने उन्हें दिया था उसी तरीके से। तो अभी इनकी जो लव स्टोरी है उसकी शुरुआत हो रही है। तो प्रथम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं राधिया को हमेशा खुश रखूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई है जब मैंने उसका साथ नहीं दिया है, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं हमेशा राधिया के साथ रहूं। राधिया ने सिर्फ प्रथम का ही नहीं बल्कि पूरे घर वालों का दिल जीत लिया किचन के खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ साथ। इसलिए तो आज उस पर गुलाब की पंखड़ियों की बारिश हो रही है और सासू माँ उसकी आरती उतार रही है। पर हाँ, एक बात तो जरूर है कि राधिया कुछ भी कर ले मगर दादी कभी खुश नहीं हो सकती। फाइनल राउंड राधिया जीत गई हैं तो घर वाले बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे फैमिली के ऊपर, राधिया के ऊपर, सब दूर हो गए, कर्जा उतर गया, फाइनली वापस से बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब सॉर्ट हो गई है। तो पूरी फैमिली बहुत खुश है, बस दादी नाराज़ है अभी भी कहीं ना कहीं, पर बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो फाइनली अब जाके बहुत टाइम बाद घर में खुशियाँ आई हैं। हर बुराई में एक अच्छाई जरूर छुपी होती है। हमें उम्मीद है कि प्रथम और राधिया का प्यार यूं ही हमेशा बढ़ता रहेगा और उनके प्यार पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, भगवान जगन्नाथ और रथ यात्रा से जुड़ी एक और बहुत ही मजेदार सी कहानी है। और सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी सी रीति रिवाज है जिसे हम कहते हैं।
रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है, जहां भगवान को 108 पवित्र घड़ों में जो पानी होता है, पवित्र पानी होता है, उससे स्नान दिया जाता है। मान्यता ऐसी है कि फिर उन्हें बुखार हो जाता है और फिर 15 दिन तक उनकी सेवा की जाती है। जी हाँ, उनको दवाई दी जाती है और जो भोजन होता है वो बहुत ही सरल होता है। अब इसके पीछे की मान्यता क्या है? 2 कहानियां हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली मान्यता ये है कि भगवान जो है एक तरह फिर से इंसानों से जोड़कर देखा जाता है। जिस तरह आप और हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी पीड़ा जो है वो महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए जीवन में हमें कुछ वक्त डिटॉक्स, जिसे आजकल कहा जाता है, वो करना चाहिए। जब आप सरल खाना खाते हैं, आप अपने आप को एकांत में रखते हैं। चलिए इसके बारे में और विशेष तरह से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सीरियल वसुधा की ओर बढ़ते हैं। जल्दबाजी का काम हमेशा नुकसान ही दे जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के मन में जानबूझकर गलतफहमी पैदा की जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ देव के साथ, जहां पर उसके सामने जानबूझकर चीजें ऐसी पेश की गई जिससे देव को लगे कि वसुधा के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे मासा का हाथ है। तो वहीं वसुधा को पूरा भरोसा है अपनी मासा पर कि मासा कभी भी उसे लेकर गलत फैसला नहीं ले सकती हैं और ना ही उसे गड्ढे में ढकेल सकती हैं। इसीलिए जांच पड़ताल की वसुधा ने और उसके सामने सही बात आ गई। वसुधा पे जो हमला हुआ था जब वो केसर की बेटी को बचाने गई थी, उस वक्त गुंडों को मासा ने नहीं भेजा था, बल्कि उसके पीछे किसी और का हाथ था। ये बात साबित कर दी वसुधा ने सबके सामने। अब जब देव के सामने सच आया तो उसे बहुत अफसोस हो रहा है। अपनी माँ के सामने वो घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा है। पत्नी के लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ही माँ को जल्दबाजी में सवालों के घेरे में खड़ा करना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया देव आपके लिए। अगर वसुधा को विश्वास नहीं होता चंद्रिका देवी पर, तो आप खुद ही सोचिए माँ और बेटे के बीच कितनी लंबी गलतफहमी पैदा हो जाती। इसीलिए अगली बार से ये बात ध्यान रखना देव, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। और अभी जो नया नया दुश्मन बना है ना, आपका ही दोस्त समर, जरा उसके बारे में तहकीकात कीजिए, कहीं इन सब के पीछे उसी का हाथ तो नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमने बात की कि किस तरह रथ यात्रा से पहले एक पूरा पीरियड होता है जब भगवान को आइसोलेशन में यानी एकांत में रखा जाता है। 15 दिन ऐसी मान्यता है, क्योंकि उनको स्नान पूर्णिमा के दिन नहलाया जाता है तो वो बीमार पड़ जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है। इससे जुड़ी एक और कहानी है कि ऐसा क्यों दिखाया जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक संत थे माधव दास नाम से, और क्योंकि वो बहुत बीमार थे, वो किसी एक वर्ष
रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। और क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे तो उनकी बीमारी उन्होंने खुद पे ले ली और फिर 15 दिन वो जो एकांत के हैं, उनकी सेवा के हैं, वो मनाए जाते हैं। यानी कि भगवान जो है अपने भक्तों के सारे दुख, उनकी पीड़ा हर लेते हैं। जी हाँ, ये अद्भुत कहानियां हैं जो मन को बहुत सुकून देती है। और ऐसे में बात करते हैं मन सुंदर की। और मुसीबत दोनों साथ साथ चलते हैं। झमाझम बरसात भी आकर ठहर गई है, मगर रूही की परेशानी कभी खत्म नहीं होती। पर ये टीवी की बहुओं की विडंबना है कि राइटर साहब को इनकी जिंदगी में सुकून लिखना होता ही नहीं। अब देखो, रूही किसी भी हाल में चाहती है कि रुचिता पर जो बुरा साया है उससे वो छुटकारा दिला सके। वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश करने से पहले वो भगवान के सामने उनसे मदद की गुहार लगाती है। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे लगता है रूही की यही कोशिश रहेगी कि वो कैसे भी करके अपनी बच्ची को सेव कर ले। देखते हैं कि वो खाटू श्याम जी उसकी क्या मदद करते हैं इसको सेव करने में। रूही को जब भगवान का साथ मिला है तो भला उसे कैसे न कामयाबी मिले। देखो, उसके हाथ एक सुराग लगा है जिसके कारण अब वो उस जगह पहुंच जाएगी जहां से पापी गुड़िया की कहानी शुरू हुई थी। न्यूज़पेपर से उसे पता चलता है कि जयपुर में एक घर था जो जल चुका था, मगर उसके खुफिया राज हैं। अब रूही उसी घर का पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर इस घर की पूरी कहानी क्या है। गुड़िया में किसी बुरी आत्मा का साया है जो रुचिता को हिप्नोटाइज कर चुका है। अब अपनी बेटी को बचाने के लिए रूही को ये भी खतरा मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि गुड़िया कहीं ना कहीं रुचिता को हिप्नोटाइज कर रही है और मुझे ये बात पता चल गई है। रूही, कोई बात नहीं, हमें तो पूरा यकीन है कि आप अपनी बेटी रुचिता को इस मुसीबत से जरूर छुटकारा दिला दोगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जिस तरह जगन्नाथपुरी में आपको वट वृक्ष में बट गणेश दिखेंगे, ठीक वैसे ही जगन्नाथपुरी में महादेव भी विराजमान है। और यही वजह है कि इस मंदिर में भी आपको बट गणेश के साथ साथ महादेव जरूर मिलते हैं। यानी कि आपकी आस्था भगवान के जिस भी स्वरूप में हो, आप उसमें उनको पूज सकते हैं। और चलिए, इसी के साथ जब भगवान महादेव की बात हो ही रही है तो महादेव एंड सन्स की भी बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है महादेव के सामने? धीरज को आखिर किस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि वो विश्वा की जान लेने पर उतारू हो गया है? अगर आज बीच में रज्जी ना आती तो धीरज के हाथों से विश्वा का खून हो जाता और फिर धीरज पर एक हत्यारे का टैग लग जाता। मगर रज्जी ने सूझबूझ के साथ अपने भाई विश्वा की जान बचा ली। वैसे धीरज का गुस्सा तो जायज है, क्योंकि विश्वा ने ही टेम्पो का सारा माल खराब करने की कोशिश की, जिसमें पापड़ और अचार की बोरियां थी। इसी के चलते तो धीरज को गुस्सा आता है। मेरी माँ के बिजनेस का सामान था, तूने हाथ कैसे लगाया? हाथ पैर
कि उसके घर की महिलाओं ने नया बिजनेस शुरू किया है और अभी शुरू नहीं हुआ कि विश्वा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो भी इस बारिश के मौसम में। अरे वो सामने वाले हैं ना, वो पड़ोसी, वो कम थोड़ी ना उंगली करने आते रहते हैं। वो तो उन्होंने कुछ किया होगा, उन्होंने वो वापस सामान फेंकने आए थे क्योंकि अभी इन्होंने ऑल द लेडीज़ इन द हाउस दे स्टार्टेड डूइंग ए गृह उद्योग। तो उन्होंने घर से काम करना शुरू किया है। यहाँ पे घर से एक उद्योग लगाया है, एक काम जैसे पापड़ और अचार और इस तरह की खाने वाली चीज़ें यहाँ से बनाकर आगे सप्लाई करने का। तो आई थिंक वो शुरू किया है, तो वो अभी सामने वालों को पसंद नहीं आ रहा है। तो महादेव जो कि कैरेक्टर के हिसाब से है, तो वो भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप यहीं से शुरू करोगे तो ये सब अड़चनें आएंगी। महादेव परिवार की महिलाओं ने सोच लिया है कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर रहेंगी, क्योंकि समाज में एक तबका ऐसा है जो सोचता है कि महिलाएं तो केवल घर के कामकाज के लिए बनी हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं को भी पूरा हक है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। और हमें तो लगता है कि विद्या रज्जी नर्मदा की मुलाकात वसुधा से हुई थी, तभी तो उन्हें भी गृह उद्योग का आइडिया आता है कि इन सबको मिलकर घर में अचार और पापड़ बनाने चाहिए ताकि वो पैसे कमा सकें। स्मॉल स्केल से ही तो बिजनेस शुरू होता है, उसके बाद जाकर वो बिजनेस बड़ा बनता है। औरतों को काफ़ी कुछ सुनाया जाता है इवेंचुअली जब वो अकेली रह जाती हैं। उनके इन लॉज तो छोड़ो, उनके खुद की फैमिली भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। सो वहाँ पर फाइनेंशियल जो आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो तो वो बेहतर है। आप एक खुद इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। नारी जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है तो वो हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन जरूर करती है। और हमें भी यकीन है कि महादेव को ये बात समझ आ जाएगी कि नारी सिर्फ घर के काम के लिए नहीं बल्कि हर काम के लिए बनी है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर जो पंडित जी हैं उन्होंने बड़ी मजेदार सी बात बताई कि जगन्नाथ जी का भात और जग पसारे हाथ, यानी कि उनके प्रसाद को ग्रहण करने के लिए विश्व भर में जो भक्त हैं वो बहुत ही आतुर रहते हैं। और वाकई में किस्मत वालों को ये मौका मिलता है कि आप जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करें, और वो भी जगन्नाथ रथ यात्रा की ओर। सो देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ। और मुझे लगता है कि जीवन में एक बार तो मैं भी इसको करना चाहूंगी, इस अनुभूति को पाना चाहूंगी। लेकिन इसके साथ चलिए चलते हैं मिस्टर एंड मिसेस परशुराम की ओर। शिव प्रसाद की शालिनी है बीवी नंबर 1। काम चाहे कोई भी हो लेकिन हमेशा वो अपना 100% देती है। वाह भाई वाह शालिनी, क्या एक्टिंग की आपने शीतल के सामने विलन बनने की। इस शीतल को ही डाउट हो गया कि कहीं शालिनी को पहचानने में उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब देखिए क्या है कि दुश्मन का पर्दाफाश करने के लिए उसके करीब तो जाना ही पड़ता है, उसका दोस्त बनना पड़ता है ताकि सच सबके सामने लेकर आया जाए। और इसीलिए तो शालिनी ने कहा है शीतल से कि उसी ने अपने पति शिव प्रसाद का खून किया है। और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने उससे कोटी माटी बनी शिव प्रसाद को, समझी? शीतल के पास मैं गई हूँ इनके कहने पे कि मेहंदी का इनविटेशन, थैंक यू सर, मेहंदी का इनविटेशन जाके दे दूँ मैं उसे, अपनी मेहंदी में मैं उसे बुलाऊँ। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। आई तो
मेरी शक्ल से ही दिख रहा होगा बट जो पति ने अब जब कह दिया है तो कुछ मकसद ही होगा उनका, कुछ रीज़न ही होगा उसके पीछे, इसलिए मैंने जाके उसको इनवाइट किया, उसको विश्वास दिलाया है कि मैंने शिव को गोली मार दी और मैं विक्की से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तो बहन तू भी आ जा मेरी मेहंदी में, मेरे हाथों में तू ही मेहंदी लगाएगी तभी मैं शादी करूँगी, वरना शादी नहीं करूँगी। वैसा अब शालिनी ने जो झूठ शीतल से कहा है उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन फिलहाल शीतल भी सोच में पड़ गई है। वैसे हम आपको बता देते हैं कि ये सारी की सारी प्लानिंग शिव प्रसाद की है। अब वो क्या है कि एक ही छत के नीचे जब सारे गुनहगार आ जाएंगे तो उन्हें पकड़ना शिव प्रसाद के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए शिव प्रसाद ने प्लानिंग की है कि विकी और शालिनी की इस झूठी शादी में वो सभी लोगों को बुलाएगा। सच तो पता ही है क्योंकि प्लानिंग शीतल ने इसके सामने ही की है, सब कुछ पता है। अब शीतल को नहीं पता कि इसको सब पता चल चुका है, तो आई थिंक द होल आइडिया, द एग्जीक्यूशन तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन द आइडिया इज़ टू गेट एवरीबडी टुगेदर। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक चूहे को पकड़ते तो दूसरा चूहा समझ जाता है कि चूहे को पकड़ा है, तो ही वांट्स के एक साथ एक रूफ पे सबको पकड़ लूँ मैं। शिव और शालिनी एक तरह से पानी और आग है, तो जब तक ये दोनों अपने अपने दायरे में थे सबने बहुत फैल लिया, ठीक है। अब जब ये दोनों ने फैलना शुरू किया है तो सबकी लगने वाली है, सब तहस नहस हो जाएगा सोया। अब आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि विकी और शालिनी की जो नकली शादी होगी उसमें शालिनी का परिवार मौजूद होगा, इस शीतल के साथ साथ करण भी आएगा। यहाँ पर एक एक कर शिव प्रसाद सबकी पोल पट्टी खोलेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जय जगन्नाथ पंडित जी। जगन्नाथ जी और चार धाम, इन दोनों का क्या संबंध है ये आप समझा रहे थे। बिल्कुल, जगन्नाथ जी जो है वर्तमान में हम कलियुग में जगन्नाथ जी को आराधना करते हैं। जैसे सत्ययुग में बद्रीनाथ जी, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिकाधीश और कली में कालिया जगन्नाथ जी। प्रभु विष्णु ने जगन्नाथ धाम में खाते हैं, इसीलिए जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। वहाँ एकादशी द्वादशी कुछ नहीं माना जाता है, हर दिन अन्न का ही भोग लगता है। क्या बात। हाँ बिल्कुल, 365 दिन कभी भी जाइए वहाँ अन्न भोग लगता है, उसमें कोई भावना नहीं है। पहले दूसरा, प्रभु विष्णु ने रामेश्वरम में स्नान करते हैं, वहाँ समुद्र नदी है ना, वहाँ स्नान करते हैं। और हिमालय में बद्रीनाथ में वो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान का परंपरा वहाँ चालू होता है। और द्वारिकाधीश बन जाते हैं, वहाँ अधीश्वर बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, अपना शासन करते हैं। ये चार धाम का महात्म्य है। चार धाम में चार मठ है जी। और जगन्नाथ जी के पास गोवर्धन मठ है, और द्वारिकाधीश का पास शारदा मठ है जी। और जोशी मठ हमारा बद्रीनाथ का पास है, रामेश्वरम का पास श्रृंगेरी मठ है जी। चार मठ में चार शंकराचार्य होके हमारा सनातन धर्म को धारण किए हैं और संसार में उसको प्रचलित कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए इसी तरह हमारी संस्कृति जो है बहुत ही अद्भुत है। इसको समझने के लिए सरलता से बस बैठकर ज्ञान जो है वो प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए और बहुत ही शांति मिलती है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें हमारी जड़ों से जोड़ कर रखती है। तो आजकल की जनरेशन जो ये टेंशन और डिप्रेशन की बात करती है ना, यकीन मानिए वापस आते हैं, अपने संस्कृति से जुड़ते हैं और एक तरह से एक सेंस ऑफ कामनेस जो है उसकी अनुभूति होगी। इसी के साथ तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं इस जुनूनी में क्या हो रहा है वो बताने। रूहानी का गुरु पहुंच गया है जेल के अंदर और इस बार उसने कोई कांड नहीं किया, बल्कि इस बार उसे फंसाया गया है, और वो भी तेजस्विनी के भाई एक गौतम के द्वारा। अब जैसे ही ये बात रूहानी को पता चली, वो तुरंत ही गुरु से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन यहाँ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स ने उसका रास्ता रोक दिया।
चाहिए। हम भी देखते हैं आपको कौन रोकता है। मैं रोकूंगी, ये अंदर नहीं जा सकती है। ओ मैडम, जैसा कि अभी गुरु को फंसाया गया है, ये जो गौतम का जो पीए है उनका मर्डर का केस में इनको फंसाया गया है, तो अभी ये क्या बोलते हैं, रूहानी आती है इनको बचाने के लिए, गुरु को इनसे मिलना चाहती है, लेकिन लेडी कांस्टेबल इनको मिलने नहीं देते। फिर उसके बाद हम दोनों आते हैं, उस रूहानी की हेल्प करते हैं और बंदूक तानते हैं हम इंस्पेक्टर पे, वो कांस्टेबल पे, बोलते कि जाओ मिलो उनसे। फिर वही आगे जाती है, वो मिलती है गुरु को, समझाती है, बताती है, आगे प्लान करती है कैसे यहाँ से निकलना है, कैसे बचना है। लॉजिकली वो गुरु ने गौतम के पीए को मार दिया है, ऐसा यहाँ पे झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, इसलिए गुरु को अंदर कर दिया और फिर हम उसको बचाने आते हैं। फिर गुरु को यहाँ से भेज देता हूँ और मैं जेल में रुक जाता हूँ कि तू जा, मैं यहाँ संभाल रहा हूँ तेरी जगह पे बैठ के। अब ये बात तो आपको पता ही है कि जब से तेजस्विनी से शादी करने से इनकार किया गुरु ने, तब से ही गौतम की आंखों में वो खटक रहा था और फिर एक एक कर ऐसी चीजें होती गयी जिनसे गौतम और गुरु की दुश्मनी बढ़ गई। अब गौतम ने ये सोच लिया है कि गुरु को उसे सबक सिखाना है, इसीलिए तो उसने उसे झूठे मर्डर केस में फंसा दिया। हालांकि रूहानी को अब सच का पता चल चुका है कि ये सब कुछ गौतम का किया धरा है, तभी तो देखिए उसने गौतम को धमकी भी दे दी है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि रूहानी कभी भी किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं होने देगी, और फिर गुरु तो उसका पति है, उसे तो वो जरूर बचाएगी। गुरु जेल से भाग जाएगा बब्बन के साथ और मैं गुरु की जगह पे रुक जाऊंगा जेल के अंदर कि किसी को पता ना चले, चुपके उसका डिस्गाइज लेके मैं बैठ जाऊंगा जेल में। मतलब गौतम की दुश्मनी है गुरु के साथ ना, तो उसकी हाथापाई हुई है गुरु से, गौतम और गुरु की हाथापाई हुई है, तो गौतम अपनी ईगो में आ गया कि अब तो मैं तेरे को मार के ही रहूँगा। अब उसने ठान लिया है कि गुरु को फांसी तक पहुँचा के रखना है, उसको फंसाना है उस मर्डर केस में। और अब रूहानी और हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उसको गुरु को यहाँ से निकालना है, उसको बचाना है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे गौतम की इस प्लानिंग का पर्दाफाश करने वाली है रूहानी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और कुछ मजेदार बातें जुगलखोर आंटी के साथ। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिएगा मेरी चुगलियाँ। इस सबसे पहली चुगली आज आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ इस सीरियल गंगा माई की बेटियां की। इस सिद्धू के सामने अब उसी की माँ दुर्गावती को गुनहगार ठहराएगी स्नेहा। ये बात तो आप सभी को पता ही है कि गंगा माई की क्या हालत हो गई है। गंगा माई के ढाबे में आग लग गई थी, आग के बीच गंगा माई फंस गई और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां पर स्नेहा को मिल गया है दुर्गावती के खिलाफ सबूत कि उनकी मां के साथ ये सब कुछ करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही है। माता के चरणों से सिंदूर लिया है, लगा देंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रुक जाइए ठाकुराइन जी, आप हमारी माई से नहीं मिल सकती। पहले हमारी माई का ढाबा जलाया और अब तमाशा करने के लिए आई आप हमारे सामने। आपने सोच भी कैसे लिया कि हमारी माँ ऐसा करेगी? लेकिन हम सच्चाई जान चुके हैं कि हमें सबूत मिला है गुनहगार के खिलाफ और पता चला है हमें किसने हमारी माँ को जिंदा उस आग में झोंका। अगली चुगली मैं लेकर आ गई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि नकुल वैष्णवी से प्यार करता है। ये बात अब नकुल के माता पिता यानी कि गौतम और दामिनी को पता चल गई है। नकुल का हौसला बढ़ाने वाली यहाँ कोई और नहीं बल्कि तुलसी ही होगी। लड़के दिखाने लिया है इतनी जल्दी? आज नहीं बोला नकुल, गड़बड़ हो जाएगी बेटा। वैसे बोलने का मन ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर बोलने से डर लगता हो ना, चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ।
क्योंकि तुलसी यही चाहेगी कि नकुल और वैष्णवी की जोड़ी बने। अब आगे आने वाले ट्रैक में घर में तगड़ा कलेश होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गौतम और दामिनी नहीं चाहेंगे कि वैष्णवी उनकी बहू बने। प्लीज बता तो दे कौन है। हाँ चल बता कौन है। I mean, कॉलेज से है, स्कूल से है, हम जानते हैं उसे। आप सब जानते हो उसे। बता कौन है बेटा, नाम बता उसका। हाँ नकुल, अगर हम जानते हैं तो बताना कौन है। वैष्णवी। वैष्णवी। अगली चुगली लेकर आ गई हूँ मैं सीरियल वसुधा की। वसुधा और उसकी सासू माँ चंद्रिका के बीच अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है। इस सब को ऐसा लग रहा है कि चंद्रिका देवी ने ही जानबूझकर वसुधा के साथ बुरा करने की कोशिश की। अब ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। हाँ, ये जरूर सच है कि चंद्रिका देवी चाहती हैं कि वसुधा अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो वसुधा के खिलाफ साजिश करेंगी। फिलहाल तो कहानी में ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि चंद्रिका देवी ने सब कुछ किया, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे। आपका फैसला एकदम सही है। इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अंदर चलते हैं। अंदर क्यों जाना है देव सर? जाना है तो बाहर जाएंगे ना। हम दोनों ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अगली चुगली आपको देती हूँ सीरियल तुमसे तुम तक की। ये सब कुछ ठीक हो गया है अनु और आर्यवर्धन के बीच। अनु को मनाकर आर्यवर्धन वापस घर ले आया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खतरा टल गया। अभी भी डर है झेंडे और आर्यवर्धन को कि कहीं अनु को राजनंदिनी का सच ना पता चल जाए। तो कब आई और मुझे बताया क्यों नहीं? माँ मैं कल रात में आई, आर्य सर के साथ लौटी। अब आप इतनी चैन की नींद सो रही थी तो मैंने सोचा डिस्टर्ब क्यों करूं, सुबह मिल लूंगी ना। अनुमान गई झंडे, मुझे सजने की कोई जरूरत नहीं है। काश ऐसा होता है। तेरे अतीत के पन्ने जो हमने इतने सालों तक बंद करके रखे थे, इस किस्से के बाद अनु के सामने सब खुल गए। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे ये अतीत के पन्ने राजनंदिनी तक पहुंच जाए। अगली चुगली लेकर आई हूँ सीरियल सहर होने को है कि इस शो में अब धीरे धीरे माहिद और सहर के बीच की केमिस्ट्री डेवलप की जा रही है। जो प्यार सहर और माहिद की पुरानी वाली जोड़ी को मिला वो नई जोड़ी को मिले, ऐसा मेकर्स चाहते हैं और इसीलिए अब इनके रोमांटिक सीन्स भी लिखे जा रहे हैं। आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे कि माहिद और सहर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आएंगे। में लाखों आइसक्रीम है, लेकिन हमारी वाली को तो पेट में जाके चिपकना है ना। उस तरफ मुड़िए। क्यों? भरोसा रखिए, हम आंखें बंद करते हैं। अगली चुगली लेकर आई हूँ कलर्स टीवी के सीरियल जूही मूवी की। जूही के घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। जूही का घर नीलाम करना चाहते हैं उसके बड़े पापा। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जूही एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। रोजमर्रा के काम करने में उसे थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में भला वो अपने घर की नीलामी कैसे रोक सकती है, ऐसा आप लोग जरूर सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई है तो जूही टीवी सीरियल की हीरोइन, तो वो कुछ भी कर सकती है। आगे आने वाले ट्रैक में आप यही देखेंगे कि कैसे जूही एक कोशिश करेगी अपने घर की नीलामी को रोकने के लिए, और इस दौरान वो मुसीबतों में भी फंसेगी। आप बताइए क्या दाम देंगे? 15 करोड़ फर्नीचर देना है। पापा की चेयर, पापा की चेयर, नहीं आप पापा की चेयर नहीं लेके जा सकते। पापा की चेयर, पापा की चेयर कहाँ लेके जा रहे हो? पापा की चेयर कहाँ लेके जा रहे हो? पापा की चेयर, पापा की चेयर। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। क्यों? ऑक्शन रखवाने। हाँ तो मैं चलती हूँ ना साथ में। इन्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस छोड़ देना। इतने पैसे जाने के? इतने पैसे? मैंने जितना दूर जाता है उतना दूर ले जाओ ना। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गर्मियों की छुट्टियों में जिस तरह आप और हम अपनी मौसी के घर में, नानी के घर जाते हैं, ठीक वैसे ही जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा कुछ कुछ वैसी ही है, क्योंकि ये अपने घर से निकलकर, यानी मंदिर से निकलकर अपनी मौसी माँ के मंदिर जाते हैं, मौसी के घर में 7 दिन बिताते हैं और उसके बाद 9वें दिन जो है वो वापस अपने मंदिर पहुंचते हैं। यानी कि लाइफ में ना परिवार की क्या अहमियत है वो समझ आ जाती है कि परिवार है तो वहीं पर सुख है। तो चलिए इसी के साथ हम भी आरंभी की ओर बढ़ते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, क्या लग रहा है आपको आरंभी और उसकी सास शादी के माहौल में घर में कबड्डी खेल रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। डिम्पल की बात सिंपल है कि आरंभी कहीं उनका तमाशा ना बना दे सबके सामने। आरंभी को पता चल गया है कि टंडन परिवार 100 करोड़ का दहेज ले रहा है। ये बात जब आरंभी को पता चली तो उसने सासू माँ की तो छोड़ो, उसने अपने पति परमेश्वर की बात भी अनसुनी कर दी। विश्वास तो आरंभी को बहुत चुप कराने की कोशिश कर रहा है, मगर आरंभी तो आरंभी है। वो भला दहेज की प्रथा को कैसे स्वीकार कर ले, वो भी आज के जमाने में। वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा है, मन मार के शादी कर रहा है, क्योंकि तुमने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया है। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़। शायद सिर्फ तुम्हें ये भी नहीं पता कि 100 करोड़ में 0 कितने होते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगी ये जानने के बाद कि मेरी फैमिली करनी चाहिए। मैं चुप नहीं बैठूंगी, जो कोशिश कर पाऊंगी तुम्हें रोकने की वो कोशिश करूंगी। आरंभी किसी से समझती तो है नहीं। आरंभी जो उसने समझ लिया बस वही उसने समझ लिया, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे उसे समझाने की, उसे कन्विंस करने की कि हम जो है वो एक डोनेशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें हॉस्पिटल में एक नायरा के नाम से विंग शुरू करना है। अगर वो समझ गई तो ठीक, और अगर नहीं तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है डिम्पल का और विश्वास का और सुनील टंडन का और न्यूपल्स हॉस्पिटल का। आरंभी का बस यही मानना है कि दहेज क्यों लेना है, पर डिम्पल समझाती है कि वो दहेज नहीं बल्कि डोनेशन ले रहे हैं ताकि अस्पताल में नायरा के नाम की एक विंग शुरू की जा सके। मगर आरंभी की नजरों में तो ये डोनेशन नहीं बल्कि दहेज। कान चाहे घुमाकर पकड़ो चाहे सीधे, बात तो एक ही होती है। आरंभी तो विश्वास को भी ईमानदारी और मेहनत का ज्ञान देती है कि इंसान को खुद मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, दूसरों के देने से तो वो केवल भीख हो सकती है। यहाँ तक कि सासू माँ आरंभी को घर में लॉक भी कर देती है, मगर जब विश्वास आता है तब आरंभी को मौका मिलता है कमरे से बाहर निकलने का, लेकिन आरंभी के ससुर जी उसे रोक लेते हैं। डिम्पल का यही है, डिम्पल अगर सीधे कोई बात ना करे तो उसको पता है कि इससे बात कैसे मनवानी है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आरंभी जो है अभी तक डिम्पल के कंट्रोल में नहीं आई है। आरंभी कभी नहीं चाहेगी कि राज और नायरा की शादी के लिए नायरा के परिवार से दहेज लिया जाए। ये एक आवाज है और इस सीन का मोटो भी कि दहेज के खिलाफ हर किसी को आवाज उठानी चाहिए ताकि समाज में इस बीमारी को खत्म की जा सके। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जगन्नाथ पुरी में जाकर अगर आप रथ यात्रा के दौरान आपको प्रसाद मिल जाता है, अबड़ा जिसे कहते हैं, यकीन मानिए बहुत ही सुख की अनुभूति होगी। भगवान का ये प्रसाद जो है बहुत किस्मत वालों को ग्रहण करने का मौका मिलता है। अब 56 भोग तो बनते ही हैं और वहाँ पर जो खिचड़ी होती है वो तो बहुत प्रसिद्ध है। मुझे आज तक कभी मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बारे में मैंने सुना बहुत है। और ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना, हमें अपनी अगली पीढ़ी को भी बतानी चाहिए, क्योंकि हम देश विदेश तो घूमते हैं, लेकिन इन त्योहारों के दौरान हमें इन जगहों पर जाकर अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को भी देखना चाहिए। चलिए इसी के साथ उड़ने की आशा की ओर बढ़ते हैं।
गणपति बप्पा मोरया। किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पहले पप्पा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है और ये बात साइली से बेहतर भला कौन जान सकता है। 7 साल बाद अब आप सभी एक नई साइली से मिलने वाले हैं, जिसका हाव भाव सब बदल गया है। वो सीधी साधी साइली अब बहुत मैच्योर हो गई है, लेकिन उसका कनेक्शन फूलों से जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मगर अब उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया है। साइली हर मंगलवार आती है बप्पा के दरबार में ताकि वो सचिन और पंखुड़ी की खुशियाँ और सलामती के लिए प्रार्थना कर सके। इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। अगर आप देखेंगे मेरा लीव के बाद भी रिविलेशन माला और बप्पा के साथ शुरू किया है। जैसे ही हमने पहला जब साइली को इंट्रोड्यूस किया था फूलों की माला के साथ, आज भी वही हम चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि साइली इज़ वेरी अटैच टू बप्पा एंड फूल। बट सैडली आफ्टर 7 years साइली हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। उसने बिज़नेस बंद कर दिया, अपना काम करना बंद कर दिया। सो काफ़ी चीज़ें हैं जो अनवाइल होगी, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। साइली के साथ जो गुजरी है वो कभी साथ दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि उसके बाद तो साइली और सचिन ने अपनी नई दुनिया बसा ली है। घर बार छोड़कर वो अपनी अलग दुनिया में खुश हैं, मगर साइली आज तक अपने उस बच्चे को नहीं भूल पाई जो इस दुनिया में नहीं रहा। मगर अब उसके साथ एक पंखुड़ी है जो सचिन और साइली की जिंदगी को गुलाब की तरह महका रखा है। पंखुड़ी कोई और नहीं बल्कि साइली की बहन जूही की बेटी है, जिसके ना रहने के बाद अब सचिन और साइली ही उसकी देखभाल कर रहे हैं। अभी ऑफ कोर्स थोड़ा मैच्योर लुक दिया है उन्होंने। दे मेड श्योर लाइक आई लुक थोड़ा ओल्डर, थोड़ा बड़ा। सो दे हैव गिवन मी मल साड़ीज़ एंड वेरी कॉटनी साड़ी विच यूजुअली एनी मॉम और थोड़े जो अडल्टहुड में शिफ्ट होते हैं, स्विच होते हैं, तो वो एक गर्लीनेस से थोड़ा अडल्टहुड मैच्योर लुक दिया है। उन्होंने बड़ी बिंदी दी है, आँखों में काजल, लाइनर। यूजुअली मुझे मेकअप नहीं लगता, सो मतलब ये सब चीज़ें लगती नहीं हैं जब तक कोई ओकेजन ना हो। सो दिस टाइम दे हैव एक्सपेरिमेंट विथ माई आईज एंड माई हेयर। बाल भी बड़े दिखाए हैं। दे हैव गिवन मी टोंग्स। सो आई थिंक दैट इज़ गिविंग मी दैट लुक। अब मैंने घड़ी भी पहनना शुरू किया है। आई एम वेयरिंग लाइक अ रैक ऑफ बैंगल्स। सचिन और साइली का 7 साल बाद अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। बस बप्पा पहले की तरह इन दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि दर्शकों से इन्हें खूब खूब प्यार मिल सके। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।